हाँ चलिए, पहले तो ये बता दीजिए ये लेक्चर कौन सा हो जाएगा। सर ये हो जाएगा 17, एक बार चेक करिए। हाँ एक बार यूट्यूब से चेक कर लीजिए। वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। हम लोग देखिए क्लास 11 का नया बैच अभी हम लोगों ने शुरू किया है। जिन लोगों ने देर से ज्वाइन कर रहे हैं जो बच्चे, उनको एक्स्ट्रा क्लास लेके हम लोग कवर करा देंगे, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हियर वी आर रनिंग ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। वी आर रनिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं। और कंप्यूटर साइंस इज ऑल्सो देयर। सारे वी आर रनिंग ऑल दी सब्जेक्ट्स। और कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप या कॉल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9415614156। हाँ बताइए कौन सा ये लेक्चर 17 होगा। हाँ दिस इज लेक्चर 17, ठीक है। और जो पीछे का कोर्स जो छूटा है वो बाद में एक्स्ट्रा लेके हम लोग कवर करेंगे। हाँ अब बताइए, हाँ कुणाल आप बताइए बेटा, बोल रहे थे आप, थोड़ा तेज बोलिए कि यहाँ तक सुनाई पड़े। हाँ बात न करिए, बैठ जी, बैठ के बोलिए बेटा, बैठ के बोलिए। क्योंकि होता है क्या है ना, जैसे स्कूल में तो बैठ के बोलना अलाउड नहीं है, टीचर की डिसरिस्पेक्ट हो जाती है। और मेरे को लगता है अगर बच्चे को रिस्पेक्ट करना है तो बैठने खड़े होने से फर्क नहीं पड़ता, लेट के भी करेगा वो। आप अच्छा पढ़ाएंगे तो रिस्पेक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ऐसे रिस्पेक्ट से क्या फ़ायदा कि यहाँ तो आप खड़े होकर बात कर रहे हो, बाहर जाके हमारे अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं मेरे बारे में, तो ऐसे ये रिस्पेक्ट तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आप बैठ के बोलिए। मेरा पर्पज़ क्या है, जब वो खड़े होते हैं तो थोड़ा तो गोल हो जाता है, बोलना कुछ चाहते हैं, और जब सबके सामने अभी जैसे जैसे बैच भरेगा, खास करके जो लड़कियां बगल बैठी होती है और ज़्यादा डिस्टर्ब होता है फिर, कि जरा से खड़े हुए तो जो बोलना चाह रहे थे वो भी आधा गोल हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं आराम से बैठ के बोलिए, ठीक है। फिर से रिपीट करिए। पहले वाला सही था आपका, पहला सेंटेंस सही था, जब खड़े थे तो सभी था, बैठे तो गड़बड़ हो गया। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। हाँ बोलिए फिर से, कुछ बोलिए। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। तो एक चीज तो कंफर्म है कि आइसोमर्स, अगर हमने ये कर लिया कि 2 कंपाउंड है मेरे पास, 2 कंपाउंड, मैंने कहा A एंड B आर 2 कंपाउंड्स, और हमने कंडीशन कर दिया दीज 2 कंपाउंड्स आर आइसोमर्स। तो इसका एक्चुअल मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि दीज आर 2 सच कंपाउंड्स विच आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे आर हैविंग डिफरेंट। ठीक है, ये तो रटने वाला हो गया। डिफरेंट, हाँ बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर कंपाउंड का स्ट्रक्चर चेंज कर दें, देखिए हमने एक कंपाउंड ऐसे ले लिया और फिर एक कंपाउंड, या मैंने ये कर दिया। आपने क्या नाम बताया था बेटा? दिव्यांशु। अभी करते करते याद होगा। दिव्यांशु, इस कंपाउंड का नाम बता सकते हैं? 4 कार्बन है, बहुत अच्छा, ब्यूटेन हो गया। और फिर हमने ये कर दिया, 4 कार्बन फिर भी हैं, अब बता सकते हैं दिव्यांशु? बहुत अच्छा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब खाली हमको 11th आपको नई इंफॉर्मेशन दिया। जैसे कंपाउंड में ब्रांचिंग करते हैं उसकी सरफेस एरिया कम हो जाती है। जब कंपाउंड में ब्रांचिंग करते हैं तो सरफेस एरिया कम हो जाती है। अच्छा, इन दोनों कंपाउंड को देखिए, ब्यूटेन किस क्लास का कंपाउंड है? तो आंसर इज एल्केन होता है। ब्यूटेन इज एल्केन। हाइड्रोकार्बन 10th में हम लोग करते हैं एल्केन, एल्कीन एंड अल्काइन। 11th में हमको बेंजीन भी करना है। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? तो कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। जो 11th में हमको, 10th में हमको खाली 3 ही करने थे, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। 11th में हमको 4 करने हैं। एल्कीन, एल्कीन, अल्काइन तो करना ही करना, साथ में एक और करना है, बेंजीन करना है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो अब देखिए जरा, जितने हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर वेरी गुड सॉल्वेंट। नंबर 1, जितने हाइड्रोकार्बन होते हैं दे आर ऑल गुड सॉल्वेंट। जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन जो डे लाइफ में यूज करते हो हम लोग, इट इज पेट्रोल, इज अ हाइड्रोकार्बन। पेट्रोल का फॉर्मूला C5H12, C5H12।
जो जो नया लगेगा आप लिखते चलिएगा, ऐसे नोट्स हम पूरे डिक्टेट कराएंगे, लेकिन जो जो आपको नया लगता चलता है उसको मतलब बैठे मत रहिए, क्योंकि जानते हैं जितना हम लोग सुनते हैं सब याद नहीं रहता, तो अपने ईयर पे बिलीव मत किया करिए, तुरंत उसको लिखते रहा करिए। ठीक है, मैंने क्या कहा कि अभी मैंने सेंटेंस क्या बोला, पेट्रोल इज क्या है, C5H12, पेट्रोल का फॉर्मूला है C5H12, तो C5H12 का मतलब क्या हो गया, पेंटेन हो गया, C5H12। हाँ, अभी तक हम लोग क्या था, पेट्रोल अलग जानते थे, पेंटेन अलग जानते थे, जानते दोनों थे, लेकिन ये नहीं पता था कि दोनों एक ही होते हैं ये नहीं पता था, दोनों एक ही होता है, पेट्रोल का या डीजल का या केरोसिन का, ये सारे एल्केन हैं। डीजल क्या होता है, डीजल इज एल्केन हैविंग 25 कार्बन्स। जैसे अगर हमको ये फॉर्मूला पता लग गया, 10th में सबको रटा रहता है ना, CnH2n+2, ये तो सबको रटा रहता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्केन। तो अब अगर हमने नंबर ऑफ कार्बन बता दिया आपको, तो ये फॉर्मूला खुद ही बना लेंगे आप। अगर n की वैल्यू 5 कर दिया तो ये निकल आएगा C5H12, पेंटेन बन गया। इसी तरह से मैंने कहा कि डीजल के पास कितना, C25H, बहुत अच्छा, 25 कार्बन्स होते हैं, डीजल में 25 कार्बन्स होते हैं, तो हाँ C25H52 हो गया, ये डीजल का फॉर्म, रटने की जरूरत नहीं है आपको। फिर मैंने कहा कि केरोसिन क्या होता है, तो केरोसिन में 16 कार्बन्स होते हैं, 16, C16H34 हो गया। तो अब रटने की जरूरत आपको नहीं है, आपने पेट्रोल का फॉर्मूला कर लिया, डीजल का, जितने भी एल्केन है, किसी भी एल्केन का फॉर्मूला रटने की जरूरत तो नहीं मेरे ख्याल से, आप फॉर्मूला लीजिए, तुरंत इसी फॉर्मूले से हम लोग बना लेंगे उसको। अच्छा, अब उसके बाद देखिए, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, इन तीनों का मेन यूज क्या है, फ्यूल की तरह से, बहुत अच्छा। पेट्रोल को एज अ सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं, पेट्रोल को एज अ सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, उधर वाला फैन एक चला लीजिए पीछे से, आप बैठ, दिवांशु आप बैठे रहिए, आप चलाइए, पीछे जाइए, ऊपर वाला लेफ्ट वाला स्विच ऑन करिए, ऊपर वाला, ऊपर, हाँ हाँ, बस आ जाइए। तो ये तीनों का मेन वर्क क्या है, पेट्रोल का, डीजल का, केरोसिन का मेन वर्क क्या है, एज अ फ्यूल, कंबशन के लिए यूज करते हैं, उससे एनर्जी मिलती है हम लोगों को। ठीक है, हाँ, पेट्रोल को ड्राई क्लीनिंग में भी यूज करते हैं, तो ये एज अ सॉल्वेंट भी हो गया, कहीं स्टेन पड़ता है तो पेट्रोल से छुड़ा सकते हैं, इट इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट। डीजल कभी आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, जब हम लोग अपनी गाड़ी सर्विस कराने जाते हैं तो मैकेनिक क्या करता है, आप ही की गाड़ी से तेल निकालता है निकालता है ना, आप ही गाड़ी से तेल निकालता है, और फिर जिस इंजन के जिस पार्ट में कंबशन होता है उसको कहते क्या हैं, इंजन के जिस पार्ट में पेट्रोल जाके जलता है उस पार्ट को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कार्बोरेटर, दिस पार्ट इज कॉल्ड, नाम सुना होगा हो सकता है, कार्बोरेटर। कार्बोरेटर इज द पार्ट वेयर कंबशन टेक प्लेस। वहाँ पे क्या होता है, उस चैम्बर में पेट्रोल आता है, पेट्रोल वेपर आती है और एयर आती है, फिर कंप्रेस करके उसको बर्न करते हैं। ठीक है, अब जब कार्बोरेटर जब सर्विसिंग कराने जाते हैं तो कार्बोरेटर में थोड़ा गंदगी आ गई, कचरा आ गया, तो वो क्या करता, आप ही की गाड़ी से पेट्रोल निकाल के फिर उसको क्लीन करता है, तो इट इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो है, लेकिन कंबशन वाला जो सॉल्वेंट तो और भी कंपाउंड हो सकते हैं, लेकिन जो इसका जो पहला वाला यूज था कि इट इज़ यूज फॉर कंबशन पर्पजेस, कंबशन के लिए और तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। भाई अगर आज हम लोग ये कर दें कि पेट्रोल अगर बंद हो जाए तो कैन वी सर्वाइव विदाउट हाइड्रोकार्बन, आज जिंदगी पॉसिबल नहीं है विदाउट हाइड्रोकार्बन, क्योंकि कोई चीज़ आएगी कैसे, ट्रांसपोर्ट करके आएगी, खाने पीने की सामान है या कपड़े हैं, सब ट्रांसपोर्ट ही तो होता है, तो ट्रांसपोर्ट होने के लिए व्हीकल चाहिए, व्हीकल के लिए तो आपको फ्यूल चाहिए, पेट्रोल डीजल यही चाहिए आपको, तो बिना उसके तो ज़िंदगी चल ही नहीं सकती है। ठीक है, अपने पॉइंट पर आते हैं, जब इसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, सोच के आंसर करिएगा, तो आप फ्यूल कैसा प्रेफर करेंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो कि कम हो, हाँ कम हो ना, क्योंकि हम तो चाहेंगे कि पेट्रोल जल्दी जले, बॉइलिंग पॉइंट कम हो उसका। अब देखिए एक क्वेश्चन हमारा और भी कंप्लीट हो गया, अगर आपको किसी एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट कम करना है
तो क्या कर दें, ब्रांचिंग कर दीजिए, ब्रांचिंग कर दीजिए, कंपाउंड में ब्रांचिंग। जैसे अभी ये किया था, जैसे ये ब्यूटेन था और ये 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्योंकि 4 कार्बन वहाँ भी 4 कार्बन यहाँ भी है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी तो चेंज हो गई। प्रॉपर्टी क्या चेंज हो गई? हाँ, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गई। सरफेस एरिया क्यों कम हो गई? ब्रांचिंग कर दी आपने। तो आगे से हम लोग लर्न करेंगे कि जिस एल्केन में ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा होगी उसका सरफेस एरिया उतना कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, एंड दैट हाइड्रोकार्बन विल प्रेफर। तो एक चीज़ तो रट लेते हैं, कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि एमसीक्यू दिया रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसमें दिया रहता है विच कंपाउंड विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो उसका आंसर क्या होगा? हैविंग नो ब्रांचिंग, हैविंग नो ब्रांचिंग। जिसका, हाँ बहुत अच्छा, जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती उसको बोलते हैं नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। जैसे इसी को ब्यूटेन की जगह हम नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, और लिखते कैसे हैं? स्मॉल एन, एन स्टैंड फॉर नॉर्मल। जिस कंपाउंड में कोई ब्रांचिंग नहीं होती इसको नॉर्मल कहा जाता है। जिस कंपाउंड में ब्रांचिंग होती है, और ब्रांचिंग, अभी रुक जाइए हमको कंप्लीट करने दीजिए, ब्रांचिंग होती है सेकेंड कार्बन पे एक CH3 लगा हो। C का मतलब CH3 होगा ना, C का मतलब, जैसे इसको बैलेंस करेंगे तो ये CH3 हो जाएगा। ये जिस कंपाउंड में सेकेंड कार्बन पे एक CH3 लगा रहता है, इसको हम लोग लर्न करेंगे, इसको बोलते हैं आइसो कंपाउंड। ये टर्म 10th में आपने कहीं देखा होगा, आइसो। नॉर्मल किसको कहते हैं? जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती, ठीक है शाश्वत। जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है उसको नॉर्मल कंपाउंड। अगर ब्रांचिंग है, और ब्रांचिंग कहाँ पे है? सेकेंड कार्बन पे। क्या लगा है? एक मिथाइल लगा है, एक मिथाइल लगा है, इसी को आइसो कंपाउंड कहा जाता है। तो अब अगर हमने ये कर दिया, देखिए ये आइसो है कि नहीं, कुणाल बोलिएगा बेटा, ये आइसो है कि नहीं? आइसो है ना। और टोटल कार्बन कितने दिखाई पड़ रहे हैं आपको? 4 कार्बन दिखाई पड़ रहे हैं, तो आइसो ब्यूटेन हो गया ये। हम आपसे कहते हैं कि आइसो पेंटेन कैसे लिखेंगे? आइसो पेंटेन, टोटल देयर शुड बी 5 कार्बन। तो आइसो बनाने के लिए हमने कैसे शुरू किया? सेकेंड कार्बन पे एक ब्रांचिंग लगाते हैं, तो ऐसे शुरू करेंगे। देखिए ये आइसो हो गया, मतलब आइसो में कम से कम 3 कार्बन तो रहेंगे, मिनिमम 3 कार्बन तो रहेंगे। 3 से कम में आइसोमीथेन इज नॉट ए कंपाउंड, आइसोईथेन इज नॉट ए कंपाउंड। 3 कार्बन, क्योंकि सेकेंड पे तो ब्रांचिंग आपको करनी, तो आइसो हो गया। और फिर करें आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, तो देखिए आइसोब्यूटेन हो गया। एक हमने और कर दिया तो ये आइसो पेंटेन हो गया। कुछ नहीं करना है, बस खाली हम लोगों ने मतलब सेकेंड कार्बन पे ब्रांचिंग करके ऐसे, इतने पोर्शन को क्या कहेंगे? आइसो। आइसो, इसको लर्न कर लेते हैं। इसको आइसो कहा, उसका टोटल कार्बन जितने आ रहे हैं वो सारे कार्बन एक साथ आप ऐड कर दीजिए, तो दिस बिकेम आइसो पेंटेन। अब तो बनता जाएगा। अच्छा, फिर देखिए इसी की जगह पर अगर सेकेंड कार्बन पे 2 बार ब्रांचिंग कर दें, ऐसे एक बार ऊपर कर दिया, एक बार नीचे कर दिया, तो इसको क्या कहते हैं? इसको नियो कहते हैं। ये आप लोग बेटा नोट कर लीजिए, इनको नोट करा चुके हैं। आप ऐसे लिखिए, फिर से मेरे साथ ड्रॉ करिए, ऐसे लिखिए C बॉन्ड C, और यहीं पे ब्रांचिंग कर दिया, इसको आइसो कहते हैं। एज ए नोट करिए, ISO, दिस इज कॉल्ड आइसो, आइसो। और फिर सेकेंड कार्बन पे एक ब्रांचिंग और कर दें, तो देखिए कार्बन कार्बन, और 2 बार ऊपर नीचे ऐसे कर दिया, कार्बन कार्बन। और ऐसे बॉन्ड लगाने का क्या मतलब कि कुछ भी यहां से अटैच कर सकते हैं, ये हमने लगाया। इसको ऐसे बॉक्स में इनक्लोज कर दीजिए और इसका नाम लिखिए, दिस इज कॉल्ड NEO, नियो कंपाउंड कहते हैं, नियो, नियो। फिर एक एक एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए। जैसे यहां पे नीचे वर्ड्स में लिखिए नियोपेंटेन, वर्ड्स में लिखिए नियोपेंटेन, और अपने आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कराने के लिए कोशिश करिए जरा। नियोपेंटेन लिख के फिर शाश्वत ड्रॉ करिए। नियोपेंटेन, तो कैसे शुरू करें? देखिए ऐसे शुरू करें, CH3, C का मतलब CH3 होता है ना, CH3, C ऊपर CH3 लगाया, और उसके बाद जब यहां से देखिए आगे इसमें क्या लगा दें?
CH2, बहुत अच्छा, CH2 लगा दिया, कितना हो गया, 4 हो गया, एक और लगा दिया तो CH3 हो गया। उसके बाद इस कार्बन को बैलेंस कर दें, कितना, H लगा दीजिए तो CH हो गया। दिस बिकेम आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। फिर एक अगला कंपाउंड अपने आप और ड्रॉ करिए, लिखिए नियोहेक्सेन, वर्ड्स में लिखिए नियोहेक्सेन। दिव्यांशु बेटे प्रॉब्लम हो रही तो बोलिए, कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है। अगला लिखिए नियोहेक्सेन, नियोहेक्सेन। फिर ड्रॉ करने के लिए कोशिश करिए, नियोहेक्सेन। तो ये देखिए जरा, CH3C और ऊपर नीचे बोलिए CH3CH3, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, नियो का हो गया, नियो का हो गया। लेकिन 4 कार्बन है अभी इसके पास, करने कितने हैं, 6 करने थे, तो 2 कार्बन और ऐड करते हैं। एक कार्बन क्या फॉर्मूला लिखा जाए, शिवम बोलिए बेटा, CH2 देन CH3, बस दिस बिकेम आइसो, सॉरी नियो, बोलिए हेक्सेन, नियो हेक्सेन। तो अब ये टर्म समझ में आएगा, नॉर्मल क्या होता है जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती, इसको नॉर्मल कहते हैं। आइसो किसको कहते हैं, सेकंड कार्बन पे एक ब्रांचिंग, एक मिथाइल लगी होती है। नियो किसको कहते हैं, सेकंड पे 2 बार मिथाइल लगाओ तो उसको नियो कहा जाता है, ठीक है। तो अब जहां भी हम लोग इतना मैंने रिपीट कर लिया कि अब आपको एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि सर हमको नहीं आता। मैंने पिछले लेक्चर का इतना रिपीट कर लिया कि बीच में भी ये वर्ड आएगा तो आप उसको रिलेट करिएगा, नॉर्मल कंपाउंड, आइसो कंपाउंड एंड नियो कंपाउंड। अब जहां भी आएगा तो आप उसको रिलेट करिएगा। फिर देखिए, हमने ये कहा कि आइसोमेरिज्म किसको कहा जाता है, आइसोमेरिज्म इज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो 10th में बोलते थे रटने के लिए। अब जब 11th में आ गए तो जब, हाँ अभी रुक जाइए, हमको कंप्लीट करने दीजिए। जब 11th में आ गए तो हमने कहा जब कंपाउंड का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, चेंज हो जाती है। तो अब हमने लैंग्वेज चेंज कर दिया 11th में, अब हम बोलेंगे कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। तो जैसे हमने कहा कि A and B आर आइसोमर्स, इसका मतलब दीज आर 2 डिफरेंट कंपाउंड्स, A and B आर आइसोमर्स, तो इन दोनों कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिफरेंट है अगर आइसोमर कहा हमने। अच्छा, आइसोमर वन कंपाउंड अलोन, कैन दिस कंपाउंड एग्जिबिट आइसोमेरिज्म, वन कंपाउंड अलोन कैन इट, नो, कभी कैसे हो सकता है, इट्स अ रिस्पेक्टिव फिनोमेना, एटलीस्ट देयर शुड बी 2 कंपाउंड, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, कम से कम 2 तो रहेंगे, नहीं तो आप कैसे कंपाउंड्स कैसे कहेंगे, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो कम से कम 2 कंपाउंड तो होने चाहिए, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट अब स्ट्रक्चर वाला भूल जाइए, वो 10th में रटते थे। अब प्रॉपर्टी बोलेंगे हम लोग कि हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। फिर आगे चलते हैं तो केमिस्ट्री में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब उसमें और हमने ऐड कर लिया, आइदर दे विल बी हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज और दे विल बी हैविंग डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज और बोथ आर डिफरेंट, मतलब एनी टाइप ऑफ डिफरेंस इट विल बी कॉल्ड आइसोमर। फिजिकल भी चेंज हो सकता है, जैसे कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी सेम है लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो गया। बॉइलिंग पॉइंट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। कोई हमको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बता सकता है? क्लास 9 का क्वेश्चन है ये, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्लास 9 का क्वेश्चन है। सही है हितेश। अरे सॉलिड, सॉलिड बॉयल होता है। देखिए एक एक वर्ड आप बोल रहे हैं और कहानी बदलती जा रही है। अभी देखिए, अभी आपका नाम दिव्यांशु ना, दिव्यांशु बेटा देखिए, अगर हम यहां पे पानी ऐसे गिरा दें, ठीक है, यहां पे टेम्परेचर कितना होगा, कितना, हाँ कुछ भी बोलिए, 30-35 डिग्री सी। 35 पे पानी बॉयल करेगा क्या? नहीं करेगा ना। लेकिन अगर हम ये पानी गिरा करके कल यहां पर आए तो पानी मिलेगा? क्यों मिलेगा? बोले दीजिए। अरे क्या बोल रहे हैं यार,
यहाँ पे अगर ऐसे पानी गिरा दें और इसको ऐसे छोड़ दें, कुछ ना करें, तो कल जब यहाँ पर आए तो पानी कम रहेगा कि नहीं? तो सम वाटर विल इवेपोरेट, सम वाटर विल, सही है कि नहीं है? अगर इवेपोरेट हो रहा है और ये भी कंफर्म है कि 100 डिग्री तो नहीं था टेम्परेचर, अभी आपने कहा 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो वो डेफिनेशन गलत हो गई कि यू सेड बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वाटर कन्वर्ट्स इनटू, ये गलत हो गया है कि नहीं? क्योंकि देखिए इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन दोनों एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग है। इवेपोरेशन अकर्स एट व्हाट टेम्परेचर? एवरी टेम्परेचर। इवेपोरेशन अकर्स एट ऑल टेम्परेचर, बट बॉइलिंग अकर्स एट वन टेम्परेचर, दैट इज 100 डिग्री सी। डिफरेंस समझ आ रहा है? बॉइलिंग अकर्स एट ओनली वन टेम्परेचर, दैट इज 100 डिग्री सी, बट इवेपोरेशन अकर्स एट ऑल टेम्परेचर। फिर ये देखिए, बॉइलिंग इज अ, खूब ध्यान सुनिएगा, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर नीचे ज्यादा आग है तो नीचे बॉयल कर रहा है, ऊपर नहीं बॉयल कर रहा है। इट इज अ बल्क फिनोमिना, मतलब पूरा का पूरा जितना कंट्री में लिक्विड है सारा एक साथ बॉयल होता है। एन इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन नीचे से नहीं होता, ऊपर से होता है। इवेपोरेशन ऊपर से होता है, नहीं तो जब जैसे गर्मी के सीजन में जब एग्रीकल्चर में पानी ज़्यादा लगता है ना, या आपके घर में अगर गार्डन है तो सुबह शाम दोनों फ्लावर में पानी डालना पड़ता है गर्मी के दिन में, नहीं तो पत्ती सूख जाएगी वो। अच्छा, अब अगर पानी, हम एक काम कर दें कि पानी अगर रूट्स तक चली जाए तो पानी आपको कम डालना पड़ेगा, क्योंकि पानी तो रूट से लेता है ना प्लांट। आप ऊपर से पानी डालें, जो पानी, जैसे कुछ लोग क्या पानी अगर ऊपर से डाल दें वो ज़्यादा सही है कि पानी नीचे से डाल दें? रूट से डाला जाता है ना, वहाँ से पूरे ट्री के अंदर पानी पहुँचता है। तो अब देखिए जरा, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, इवेपोरेशन ऊपर से होता है। तो जैसे अगर पानी ऊपर उड़ भी जाता है तो नीचे पानी रहता है ज़मीन के, तभी तो रूट से पानी लेता है वो। हाँ, टेम्परेचर ज़्यादा है तो धीरे धीरे नीचे पानी ऊपर आता, इवेपोरेट होता रहेगा। और बॉइलिंग क्या कहते हैं? बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना, बॉइलिंग पूरे में होती है। ठीक है, तो आगे ये तो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, बॉइलिंग तो बड़ा ही कॉमन टर्म है ना, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये तो साइंस के स्टूडेंट होने के नाते इतना तो पता होना चाहिए। तो बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन बोथ आर different thing, both are different thing. Boiling occurs at one temperature, that is 100 degree C, and evaporation occurs at all temperature, किसी भी टेम्परेचर पे होता है। हाँ, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। अगर हम 100 डिग्री 150 डिग्री कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा? अरे यार, हम नहीं, हमारा क्वेश्चन है कि क्या बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा उसका? वो तो 100 के बाद कोई फायदा नहीं है, पानी तो बॉयल हो ही रहा है। ऐसा नहीं कि 150 सप्लाई किया तो ज़्यादा बॉयल होने लगेगा, ऐसा नहीं है। इट इज़ अ कांस्टेंट टेम्परेचर। आप उसके बाद करेंगे तो वो वेस्ट हो रहा है टेम्परेचर, और कुछ नहीं। बॉयल तो हो ही रहा, उसके बाद कुछ नहीं होगा, है ना। और इवेपोरेशन क्या होता है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे अब इवेपोरेशन तेज होने लगेगा। भाई इस समय देखिए, गर्मी में प्यास ज़्यादा क्यों लगती है? जब हम लोग इनहेल एक्सेल करते हैं, जब एक्सेल करते हैं तो पानी भी बॉडी से बाहर जाता है कि नहीं? सोच के आंसर करिएगा। ड्यूरिंग एक्सेलेशन जब सांस बाहर फेंकते हैं तो पानी वाटर बॉडी में है कि नहीं? 70% पानी है। तो जब एक्सेल करते हैं उसके साथ में CO2 निकलती है, CO2 के साथ में कुछ वाटर भी निकलता है क्या? कभी ध्यान नहीं दिया? ऐसे आता है कि नहीं आता? यहाँ मॉइस्चर आती, जैसे शीशा ग्लास साफ करना होता है, चश्मा, तो यही तो करते हैं ना, चश्मा सामने ऐसे करके फिर उसको क्लीन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ मॉइस्ट नहीं हो जाता, मॉइस्चर नहीं आता। हाँ, अभी क्यों नहीं पता लग रहा है? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। विंटर्स में आपको ये दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे विंटर्स में दिखाई पड़ेगा, या अभी भी हो सकता है कोई भी सरफेस है
ऐसे करें, देखिए यहाँ पर वेपर्स नहीं आती, तो ये कहाँ से आया? पानी तो है ये। हाँ, अभी आपको प्यास ज़्यादा क्यों लग रही है? हाँ, इवेपरेशन ज़्यादा हो रहा है, इवेपरेशन ज़्यादा हो रहा है। ठंडक में इतनी प्यास नहीं लगती है। और प्लस ठंडक में देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन है, जो इनहेल करते हैं एयर लेते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं? बोलते ऑक्सीजन है, लेते एयर है। और एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन होती है और बोलते ऑक्सीजन ले रहे हैं, जबकि नाइट्रोजन बोलना चाहिए। नाइट्रोजन 78% बोले ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन है ठीक है, चल रहा है, ठीक है। जब एयर लेते हैं आप, उसके अंदर पानी होता है कि नहीं? मॉइस्चर होता है, वही तो पानी मॉइस्चर ही तो है। तो जब मॉइस्चर होता है तो अंदर जब आप खाली एयर लेते हैं तो एयर के साथ में पानी भी जाता है। लेकिन जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो वो एयर कैसी होती है? ड्राई हो जाती है। वो एयर ड्राई हो जाती है, इसलिए हमको पानी की प्यास ज़्यादा लगती है। विंटर में तो एयर के अंदर मॉइस्चर रहता है, ठीक है। फिर वापस आते हैं, हम लोग का पॉइंट ये चल रहा था, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। इनको आइसोमर कहा जाता है। फिर उसके बाद देखिए एक लाइन ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए बेटा, नोट कर चुके हैं आप लोग भी, नोट कर लीजिए। कंपाउंड्स हैविंग, साथ लिखिए बेटा, कंपाउंड्स हैविंग, शीट में डेफिनेशन लिखी है, देखिए डेफिनेशन ऑफ आइसोमरिज्म शीट पे लिखा है। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, but different properties are called isomers, are called isomers, called isomers, and this phenomena is called isomerism. This phenomena is called isomerism, called isomerism. फिर नंबर 1 लिखिए, चेन आइसोमेरिज्म। बस 1 मिनट लगेगा, ये रिपीट कर दे बस, चेन आइसोमेरिज्म नंबर 1। टोटल देखिए कितनी आइसोमेरिज्म हम लोग को करनी है, टोटल शीट से देख के बताइए, टोटल हाउ मेनी आइसोमेरिज्म वी हैव टू स्टडी, टोटल, यस, नो, और देखिए टोटल, नो, हाँ, टोटल नॉट 9, 8 है, टोटल 8 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। पहले पेज पे दिवांशु बेटा, पहले पेज पे है। पहले आइसोमेरिज्म को हम लोगों ने शीट देखिए 2 पार्ट में डिवाइड किया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्पेस आइसोमेरिज्म। पहले ये किया हम लोगों ने, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड देन स्पेस आइसोमेरिज्म। फिर स्पेस के अंदर कितना है, सॉरी स्ट्रक्चरल के अंदर 6 है और स्पेस के अंदर 2 है, मिला के टोटल 8 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म हम लोग लास्ट टाइम पे कर चुके हैं, बस आप लोग की वजह से रिपीट कर रहे हैं इसको, ठीक है। नंबर 1 लिखिए, चेन आइसोमेरिज्म, नंबर 1 राइट, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, एंड देन राइट अ सेंटेंस, व्हेन आइसोमेरिज्म अराइजेस, when isomerism arises due to difference, when isomerism arises due to difference in the structure of carbon chains, structure of carbon chains, that is straight or branched, that is straight or branched, then comma, it is called chain isomerism, it is called chain isomerism. Then write one example. Write molecular formula C4H10. C4H10. This compound has got how many?
नो, हाँ 4 कार्बन है, 2 आइसोमर्स. दिस कंपाउंड हैज गॉट 2 आइसोमर्स और वी कैन से 2 चेन आइसोमर्स. अच्छा, अब हम ये क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज चेन आइसोमरिज्म. द आइसोमर विल बी कॉल्ड चेन आइसोमर. हर एक आइसोमर का डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म उसका नाम भी अलग होता चलेगा. आइसोमर्स इन द चेन आइसोमरिज्म विल बी कॉल्ड चेन आइसोमर्स. अब हमको बता दीजिए चेन आइसोमर्स में क्या फर्क होगा. स्ट्रेट चेन, बहुत अच्छा. इसका मतलब कि चेन आइसोमरिज्म में जो डिफरेंस होता है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विल बी कॉल्ड चेन आइसोमर्स. जो उसका चेन का स्ट्रक्चर होगा, एक में चेन हमने स्ट्रेट बनाई, एक में हमने ब्रांच कर दी. अच्छा, ब्रांच भी करेंगे तो 2 ऑप्शन आएगा, आइदर आइसो और नियो कंपाउंड. इसमें तो कितने बनेंगे, खाली, हाँ खाली आइसो बनेगा. तो एक तो नॉर्मल बना दीजिए. पहले नॉर्मल कैसे बनाते हैं, 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में CH3 देन CH2, कितनी बार, 2 बार CH2 कर दीजिए. CH3 CH2 CH2 एंड CH3. कंपाउंड का नाम क्या हो गया, लिखिए N ब्यूटेन. N स्टैंड फॉर नॉर्मल, N ब्यूटेन, N ब्यूटेन. फिर सेकेंड आइसोमर लिखिए, देन राइट सेकेंड आइसोमर. सेकेंड आइसोमर कैसे लिखा जाए, CH3 CH, बोलिए बेटा, कुणाल बोलिए, आइसो कैसे लिखें. हाँ, एक CH3 लगा दें, ये किया हमने, CH3. फिर इधर क्या लगा दें, एक नहीं CH3. एंड में हमेशा CH3 रहता है, हमेशा CH3 रहता है. हाँ, ये किया, दिस बिकेम आइसो ब्यूटेन. आइसो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन. ठीक है, अब इसका पूरा और एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं. और इसके पहले का जो टॉपिक है, ये सारे वीडियोस यूट्यूब पे रहते हैं बेटा, डेली के लेक्चर रहते हैं. ठीक है बेटा. अच्छा, तो आप इसके अब जानबूझ के आगे रिपीट नहीं कर रहे हैं. इसके पहले का जो लेक्चर है पूरी, क्योंकि ये लोग बोर होंगे कि सर वही बात फिर रिपीट कर रहे हैं, तो वो लेक्चर उस पे है. इसके पहले का जो, इसके पहले का नहीं, एक्सप्लेनेशन थोड़ा थोड़ा आप घर पे जाके देखिएगा. अभी जहाँ पे जितनी जरूरत पड़ेगी वहाँ तो रिपीट कर लेंगे, लेकिन पूरी कहानी रिपीट नहीं करेंगे यहाँ पे. उसको वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा, और जो नहीं समझ में आएगा तो हमें आप बता दीजिएगा. ठीक है, अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं. सेकेंड करिए, रिंग चेन आइसोमरिज्म. जैसे चेन आइसोमरिज्म हम लोगों ने 3-4 एग्जाम्पल किए थे, अभी हमने खाली एक किया. वो सारे एग्जाम्पल पिछले वीडियो में पड़े हुए हैं, वहां से जाके देख लीजिएगा आप. ठीक है, रिंग चेन आइसोमरिज्म नंबर 2 करिए, रिंग चेन आइसोमरिज्म. एंड देन स्टॉप राइटिंग, लिसन द एक्सप्लेनेशन. अब देखिए, विद द हेल्प ऑफ नेम ऑफ दिस आइसोमरिज्म, one isomer will be in the straight chain and the other isomer will be in the closed chain. That's why it is called ring chain isomerism. एक हमने क्या कर दिया, एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला हमें बता दीजिए. एल्कीन्स का शाश्वत आप बताइए, एल्कीन्स का. नहीं, CnH2n बस. CnH2n -2 क्या था, अल्काइन था. CnH2n -2 वॉज अल्काइंस. तो आप देखिए जरा, हम अगर ये काम कर लें, किसी एल्केन से 2 हाइड्रोजन हटा दें तो ये क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है. किसी एल्केन से 2 हाइड्रोजन हटा दें तो दिस विल बिकम एल्कीन. तो अभी आपने किया था CnH2n +2, तो +2 हटा देते हैं तो दिस विल बिकम CnH2n. दिस बिकेम एल्कीन, दिस बिकेम एल्कीन. अच्छा, अब जरा देखिएगा, हमने क्या किया, 1 2 3, जैसे प्रोपेन था, CH3 CH2 CH3. एक हाइड्रोजन यहां से हटाते हैं, एक यहां से हटाते हैं, और दोनों कार्बन को जोड़ देते हैं तो ट्रायंगल बन जाएगा. एक हाइड्रोजन यहां से हटाया, अगर ना हटाएं और हम कह रहे हैं कि ये फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन को ज्वाइन कर दीजिए तो ट्रायंगल नहीं बनेगा. ऐसे ज्वाइन किया आपने, अगर आपने ज्वाइन किया, यहाँ पे 3 है, सपोजिंग यहाँ तो CH2 था, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई क्या, क्या प्रॉब्लम हुई, कार्बन की वैलेंसी
5 हो गई अगर CH3 हमने जोड़ दिया। एंड कार्बन इज ऑलवेज टेट्रावैलेंट, कार्बन इज ऑलवेज 4 वैलेंसी होती है हमेशा। तो जब भी इन दोनों कार्बन को जोड़ना हो तो एक एक हाइड्रोजन आपको यहां से हटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि सारे कॉर्नर पे जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, CH2 CH2 एंड CH2। फिर से जरा देखिए, अगर हमने प्रोपेन किया था, एक हमने ये बनाया CH3 CH2 एंड प्रोपेन था, हमने 2 हाइड्रोजन हटा दिया तो एक तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सही है कि नहीं। प्रोपेन से 2 हाइड्रोजन हटाया तो एक तो प्रोपीन बन गया, एल्कीन बन गया, और एक तो ये भी बन जाएगा ना, ये कंपाउंड अभी जो हम लोगों ने किया ये नहीं बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन यहां पे क्या लिखा है CH2, यहां पे CH2 और यहीं पर भी CH2, CH2 CH2 CH2। दोनों का फॉर्मूला देखिए टैली कर रहा है कि नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 3 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने, 6 हाइड्रोजन है, तो CnH2n हो गया, C3H6 हो गया। यहां पे जरा काउंट कर लीजिए, 3 हाइड्रोजन तो दिखाई पड़ रहे हैं, 3 कार्बन दिखाई पड़ रहे हैं, हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, 3 यहां पे है, एक यहां पे 4 और ये 2, 6 हो गया, 6 हाइड्रोजन भी है। मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन कंपाउंड तो अलग अलग हैं। लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है किसका, हाँ, एक रिंग है और एक चेन है, एक रिंग के फॉर्म में एक चेन के फॉर्म में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो अब जरा सोच के बताएंगे कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म किन किन कंपाउंड के बीच में होती है। बहुत अच्छा, एल्कीन एंड साइक्लोएल्कीन, ये सेंटेंस हमको रटना है कि रिंग चेन, अभी नोट मत गए, पहले सुन लीजिए, हम नोट कराएंगे। रिंग चेन आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बिटवीन एल्कीन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। ठीक है, सेंटेंस नोट करिए। राइट, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, is exhibited by alkenes and क्या हो जाएगा, साइक्लोएल्केन्स, एल्कीन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। ब्रैकेट में लिखे CnH2n, दोनों का फॉर्मूला सेम आएगा ना, CnH2n। तो अब देखिए 10th के बच्चे से पूछे कि CnH2n क्या होता है तो क्या बोलेगा, एल्कीन, तुरंत एल्कीन। हम लोग क्या बोल सकते हैं, एल्कीन एंड साइक्लोएल्केन। अब ये बोलेंगे 11th में आके ये बोलेंगे एल्कीन, बिकॉज एल्कीन एंड साइक्लोएल्केन्स आर आइसोमर्स। अब ये नई नई लैंग्वेज लर्न करते हैं, एल्कीन्स एंड साइक्लोएल्केन्स आर आइसोमर्स, ये आइसोमर्स होते हैं। देखिए जरा आज को घर पे जाके ट्राई कीजिएगा, अगर हम किसी एल्कीन से 2 हाइड्रोजन और निकाल दें, अल्काइन हो गया। अच्छा, अगर हम 2 हाइड्रोजन और निकाल रहे हैं तो अल्काइन नहीं, उसी का मतलब एल्कीन था खाली। एक तो ऑप्शन क्या है कि एल्कीन से आपने अल्काइन बना दिया, और दूसरा ऑप्शन करें कि एल्कीन से 2 हाइड्रोजन हटाया तो हाँ, अब अभी रुकिए, पहले हमको बोलने दीजिए। एल्कीन से 2 हाइड्रोजन हटाया तो अल्काइन बन गया। दूसरा ऑप्शन करें कि एल्कीन से 2 हाइड्रोजन हटा के फिर एक डबल बॉन्ड और नहीं लगा सकते क्या, जैसे किसी भी कंपाउंड से एल्केन है, 2 हाइड्रोजन हटाया, एक यहां से एक हटाया, तो ये लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं डबल बॉन्ड। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर कहीं किसी भी कंपाउंड से, कोई भी कंपाउंड है, 2 हाइड्रोजन खाली आपने हटाए, 2 हाइड्रोजन हटा के अगर डबल बॉन्ड लगा दे तो वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी कि नहीं। 4 हाइड्रोजन हटेगा तो 2 डबल बॉन्ड लगा दीजिए, जितने हाइड्रोजन हटाते जा रहे हैं उसी हिसाब से डबल बॉन्ड आप लगाते चलिए। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, किसी कंपाउंड में अगर 2 बार डबल बॉन्ड लगा है, जैसे कंपाउंड ये कर दिया 1 2 3 4 डबल बॉन्ड, तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, मतलब किस क्लास, पूरा नाम मत बताइए, जैसे बताइए अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कीन, यस,
डाईइन, बहुत अच्छा, दिस इज कॉल्ड डाईइन। जब 2 बार आता है तो डाई बोलते हैं, इट इज नॉट एल्किन, रिमेंबर। एल्किन किसको कहते हैं? जब एक डबल बॉन्ड रहता है तो उसको एल्किन कहा जाता है, 2 डबल बॉन्ड को डाईइन कहते हैं, एल्किन नहीं कहते हैं। तो जरा देखिए, डाईइन एन अल्काइन आर आइसोमर्स, बहुत अच्छा, डाईइन एन अल्काइंस, ये आइसोमर हो जाएगा ना। एक सेंटेंस और लिखिए, डाईइन्स, नोट लिखिए, नहीं पहले ये वाला एग्जाम्पल कर लेना, पहले तो एग्जाम्पल लिखिए इसका, C3H6 रिंग चेन का एग्जाम्पल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6, 2 आइसोमर बना देते हैं। पहला आइसोमर प्रोपीन बना दीजिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, नाम लिखिए प्रोपीन, पहला आइसोमर प्रोपीन। फिर दूसरा आइसोमर क्या लिखें? साइक्लोप्रोपेन, लिखते चलिए बेटे, जल्दी जल्दी करिए, साइक्लोप्रोपेन दूसरा आइसोमर। कैसे बनाएं? गौरव कहां पे कंफ्यूजन हो रहा है आपको? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। राइटिंग मेरी खराब है, जहां पे नहीं समझ आएगा प्लीज हमको रोक दीजिएगा कि सर ये समझ नहीं आ रहा। इस उम्र में अब मेरी राइटिंग इंप्रूव नहीं होने वाली, और मेरा पे हमको पता है मेरी राइटिंग खराब है, हमको ये पता है कि आई एम ए गुड टीचर, ये भी हमको पता है, दोनों हमको पता है। तो आई फोकस ऑन माई क्वालिटी। हम ये कहना चाह रहे हैं सबके अंदर अच्छाई बुराई होती है, फोकस ऑन योर गुड क्वालिटी, इतना उसको स्ट्रॉन्ग करिए कि बुराई डिजॉल्व हो जाए उसमें। भाई अब राइटिंग तो अब इसमें तो नहीं इंप्रूव होने वाली, और ना मेरा दिमाग उसमें जाता है। अब पहले दिन अगर हम ये सोचे कि यार बच्चा मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रहा है, कैसी राइटिंग है क्या है, तो हम पढ़ाई नहीं पाएंगे, और इसलिए हम लिखते कम है, बोलते ज़्यादा हैं। फोकस किस पे है? अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करिए, ये अपने लाइफ में अप्लाई करिए। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको और स्ट्रांग करिए, और स्ट्रांग करिए, तो धीरे धीरे क्या होता है, बुराई डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो जहां पे नहीं समझा प्लीज हमको रोक दीजिएगा। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है। दूसरा आइसोमर बताइए, दिव्यांशु बोलिए। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन से साइक्लोप्रोपेन कैसे बनाएं? एक ट्रायंगल बना दीजिए, ट्रायंगल बना के और क्या लिखें? CH2 एंड CH2, दिस बिकेम साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। अब लिखिए नोट, राइट नोट, डाईइन्स, डाईइन्स एंड क्या था? अल्काइंस, डाईइन्स एंड अल्काइंस आर आइसोमर्स, डाईइन्स एंड अल्काइंस आर आइसोमर्स। फिर अगली हेडिंग करिए, शीट में देखिए, थर्ड टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। थर्ड टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमरिज्म। कॉपी में लिखिए, हेडिंग करिए पोजीशन आइसोमरिज्म एंड देन लिसन द एक्सप्लेनेशन। पोजीशन आइसोमरिज्म, स्टॉप राइटिंग, यहां पे सामने देखिए, हेडिंग करिए पोजीशन आइसोमरिज्म, राइट, पोजीशन आइसोमरिज्म। नाउ स्टॉप राइटिंग। This type of isomerism is shown only by those compounds in which position of the functional group can be changed। फिर से सुनिए, पहले मैंने क्या कहा, वर्ड पोजीशन है, पोजीशन का मतलब है कि दोज कंपाउंड्स, एक एग्जांपल देखिए, हम ऐसे करते हैं, मैंने 3 कार्बन 4 कार्बन बना दिए, इसको मैंने एसिड बना दिया, ये एसिड हो गया, नाम क्या है? अरे 4 कार्बन है यार, ब्यूटेनोइक एसिड। गर्मी ज़्यादा हो रही है ना, इसीलिए दिमाग नहीं काम कर रहा है। भाई एसिटिक एसिड में कितने? 2 कार्बन। फिर आपने उसके पहले क्या कहा था? प्रोपेनोइक एसिड में कितने? 3 होते हैं। बोलते चलिए चुपचाप में बैठिए, ठीक है, 3 होते हैं, और 4 को क्या कहते हैं? ब्यूटेनोइक एसिड। दिस बिकेम ब्यूटेनोइक एसिड। हम एक काम करते हैं, इसमें एसिड की पोजीशन क्या है? 1 पोजीशन है। हम कह रहे हैं इस एसिड को उठा के 2 पे लगा दीजिए, ब्यूटेनोइक एसिड को 2 पे कर दीजिए, तो पॉसिबल है। देखिए 1 2 3 4, हम कह रहे हैं इसको एसिड बना दीजिए, तो किसी कार्बन को एसिड कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं, डबल बॉन्ड OH, बस ये एसिड हो जाता है।
किसी कार्बन को एसिड कैसे बनाते हैं, डबल बॉन्ड O एंड देन OH लगा देते हैं। इसी को बुक में ऐसे लिखा रहता है COOH। इसमें से खूब हमको सुनिएगा, वहां देखिएगा, इसमें से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से रहता है एसिड में, और दूसरा वाला ऑक्सीजन कैसे रहता है, सिंगल बॉन्ड से रहता है। दूसरा वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अटैच होता है, दूसरा ऑक्सीजन ऐसे एक साथ ही रहता है, OH रहता है ये। तो आगे से ये प्रैक्टिस करिएगा कि एसिड में स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, C है, और ये ऑक्सीजन कैसे रहता है, डबल बॉन्ड से रहता है, और दूसरा ये OH रहता है। इसको एसिड कहा जाता है। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एसिड। हम इस कार्बन को एसिड बनाना चाह रहे हैं, देखिए, तो हमने ये कर दिया डबल बॉन्ड और एक OH। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम? हाँ बोले। 5 हो गया, बहुत अच्छा। इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, देखिएगा, ये देखिए 1 2 3 4 5, गलत हो गया। कार्बन इज ऑलवेज टेट्रावैलेंट, कार्बन की वैलेंसी 5 कभी नहीं हो सकती। इसका मतलब कि एसिड की पोजीशन कभी चेन के बीच में नहीं आती। एसिड इज ऑलवेज एट द कॉर्नर। एसिड हमेशा तो पहले कार्बन पे होगा या लास्ट कार्बन पे होगा, बीच में कभी नहीं आता है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, पोजीशन आइसोमरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय ओनली दोज कंपाउंड्स इन विच पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप कैन बी चेंज्ड। एसिड की पोजीशन चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो दिस कंपाउंड विल नॉट एग्जिबिट पोजीशन आइसोमरिज्म। डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो सकती है कि नहीं? जैसे 4 कार्बन था, डबल बॉन्ड 1 पे लगा दिया, नाम बताइए ना। ब्यूट 1 इन 10th वाला ब्यूटीन बोले तो चलेगा, 11th ब्यूटीन बोलेगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग हो गया यार। क्योंकि ब्यूटीन के अंदर 2 आइसोमर हो गए, दोनों की प्रॉपर्टी चेंज हो गई। 1 पे लगाए तो ब्यूट 1 इन है, 2 पे लगाए तो ब्यूट 2 इन है, दोनों आइसोमर्स हैं। तो लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन तो शिफ्ट हो रही, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। हमने ये कर दिया 1 2 3 4, ये ब्यूट 2 इन हो गया। तो डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है, डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है, मतलब ये चेन आइसोमरिज्म शो कर सकता है। एल्कीन्स कैन एग्जिबिट चेन आइसोमरिज्म। व्हाट अबाउट एल्केन्स? यस और नो? डू एल्केन्स एग्जिबिट? हाँ बोले बेटा, डू एल्केन्स एग्जिबिट चेन आइसोमरिज्म? कैसे? अभी हम लोगों ने क्या कहा, when the position of the functional group can be changed, only then it will be chain isomerism. Alkane is not treated as a functional group. Remember, alkane is not treated as a functional group. इसको functional group नहीं ट्रीट किया जाता है, इसलिए alkane में कहीं पोजीशन होती है क्या? पेंटेन 5, पेंटेन 1, पेंटेन 2 ऐसा तो नहीं लिखते, खाली पेंटेन लिखा जाता है। तो इसमें पोजीशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसको फंक्शन ग्रुप ट्रीट ही नहीं करते हम लोग। तो एल्केन्स में नहीं हो सकता है, एल्केन में नहीं हो सकता है पोजीशन। अल्काइंस में हो सकता है, अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट एसिड? नहीं हो सकता है। एल्डिहाइड क्या बना दें फिर? 1 2 3 ही बनाते हैं। एल्डिहाइड बनाना है, क्या कर दें? हाँ नहीं, पहले बताइए एल्डिहाइड बनाना है क्या लगा दें? एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड ONH। ये एल्डिहाइड ऐसे स्ट्रक्चर में ऐसे होता है। जो नया लगेगा लिखते रहिएगा बेटा, बैठे मत रहिए। जो नया मिलता है उसको लिखते रहा करिए, इतना लिखिए कि हाथ दर्द होता रहे। ज़्यादा लिखने में कोई नुकसान तो नहीं है ना। जो नोट्स है वो तो हम डिक्टेट कराएंगे आपको, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें अपने आप लिखते रहा करिए, क्योंकि जितना हम लोग सुनते सब याद थोड़ी नहीं रहता है, सब भूल जाता है अगले दिन। इसलिए लिखते रहा करिए बेटा, छोटा छोटा लिखिए। जैसे हमने एल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखा तो हमें अच्छा लगता है कि आप लिखते रहते, बिना मेरे कहे लिखते तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। लिखते रहिए। एल्डिहाइड का फॉर्मूला CHO है और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे है C डबल बॉन्ड O एंड देन H, दिस बिकेम एल्डिहाइड। तो हमने ये बना दिया CHO। अभी पोजीशन क्या है इसकी? 1 पोजीशन। हम कह रहे हैं इसको 2 पोजीशन पे कर दीजिए। यस? नहीं हो सकता। 2 पे करें तो क्या प्रॉब्लम है? बैलेंसी बस। डबल बॉन्ड O और क्या लगाते हैं? H लगा दें। ये बना दिया तो लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आ गई। कार्बन की बैलेंसी तो 5 आ रही, 1 2 3 4 5।
फिर वही प्रॉब्लम आ रही, मतलब एल्डिहाइड ऑल्सो डज नॉट एग्जिट चेन आइसोमरिज्म, ये भी नहीं कर, पोजीशन आइसोमरिज्म, सॉरी, ऑल्सो डज नॉट एग्जिट पोजीशन आइसोमरिज्म। एल्डिहाइड में तो नहीं हो सकता, लेकिन एल्डिहाइड का एक आइसोमर कीटोन कैन एग्जिट, कीटोन में होता है। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स और आइसोमर, कीटोन का फॉर्मूला CO होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला C डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ से बॉन्ड लगा रहता है, इसको कीटोन कहा जाता है ना। कीटोन्स में पोजीशन आइसोमरिज्म हो सकती है, एल्डिहाइड में नहीं हो सकती। हमने क्या कर दिया, इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, RX। हाँ बहुत अच्छा, एल्किल हैलाइड। दिव्यांशु ये पता है कि नहीं, ये पता है कि नहीं, RX को क्या कहते हैं? यस नहीं, ईथर इज R C R dash ना, फिर से बताइए। ईथर इज ROR, ईथर इज ROR, इसको ईथर कहते हैं। कहां से आता है? एल्कोहल से आता है। ये देखिए, ये एल्कोहल था, एल्कोहल से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और यहीं पे R लगा दीजिए तो ये ईथर बन जाता है, मतलब ईथर इज एल्कोहल डेरिवेटिव। और ये मैंने X क्या होता है, कुणाल बताइए बेटा, X क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? X क्या होता है? X इज द हेलोजन। पूरे ऑर्गेनिक में जहां भी X लिखा होगा, X का मतलब हेलोजन। हेलोजन किस ग्रुप में रखा गया है? इन द पेरियोडिक टेबल विच ग्रुप इट इज? हेलोजन्स। यस, फिर से बोलिए। नहीं यार, अरे ग्रुप 17 है, हेलोजन्स आर इन ग्रुप। कैसे इतनी जल्दी भूल गए? अभी तो एग्जाम देके आए हैं आप। ग्रुप 17 में है ना। एग्जाम्पल बताइए कुणाल, हेलोजन के एग्जाम्पल बताइए। सबसे ऊपर कौन सा हेलोजन है? फ्लोरीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे रखा है, और इन सबको हम लोग लेटर X से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में R क्या होता है? दिव्यांशु एनी आइडिया बेटा, R क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? R, यस, हाँ, कार्बन होता है। R का नाम क्या होता है? अल्काइल। एग्जाम्पल मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सब है। इन सबको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो RX को देखिए, अच्छा, X के दो नाम हैं। हाँ बहुत अच्छा। एक तो है जब ये प्रीफिक्स में आएगा तो इसको हेलो बोलेंगे, हेलो वाली स्पेलिंग नहीं है, अलग है ये, HALO, हेलो। क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये प्रीफिक्स हो गया। और इसी को जो सफिक्स में लिखेंगे तो हैलाइड लिखते हैं, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऐसे आएगा। तो आप कहीं आएगा तो कंफ्यूज मत करिएगा। मैंने RX का नाम पूछा तो देखिए, R को बोला एल्किल, इसको क्या कहा? हैलाइड, हैलाइड, हैलाइड। देखिए ना, अब जब ये सफिक्स में आता है, X लिख के इसके दो नाम लिखिए, X लिखिए, दो पार्ट में डिवाइड करिए। पहले लिखिए हेलो, प्रीफिक्स में कहते हैं इसको। X लिख के दो पार्ट में डिवाइड करिए, X को हेलो कहा जाता है, HALO प्रीफिक्स में, और इसी को हैलाइड कहते हैं सफिक्स में, सफिक्स में। फिर एक काम और करते हैं, R लिख के फिर इसके दो नाम लिखिए, R के दो नाम हैं। हाँ बहुत अच्छा। इसी को अल्काइल कहते हैं प्रीफिक्स में, अल्काइल प्रीफिक्स में, और सफिक्स में इसी को एल्केन कहा जाता है, एल्केन। तो इन दोनों को मिला करके लेके आते हैं, दोनों को मिलाया तो नाम हो गया RX। अब नीचे फिर लिखते हैं RX, और RX के दो नाम आपको बताने हैं। RX लिख के फिर इसके दो नाम लिखते हैं। एक बार इसको प्रीफिक्स में बोलिए जरा, गौरव ट्राई करिए। हाँ, X को प्रीफिक्स में बोल के इसको सफिक्स में बोलिए। हाँ, हेलो एल्केन, बहुत अच्छा, लिखिए हेलो एल्केन। ये क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है।
क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। फिर अब इसको प्रीफिक्स बोलिए आर को, अल्काइल हैलाइड, नोट कर लीजिए एल्किल हैलाइड। इसी को अल्काइल बोलें या एल्किल बोलें, जो भी प्रोनाउंसिएशन करिए, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। तो चलिए आरएक्स सबको समझ आएगा, आरएक्स इज कॉल्ड एल्किल हैलाइड। अब इसको लेके आते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि डू एल्किल हैलाइड्स एग्जिबिट चेन आइसोमरिज्म? नो, पोजीशन आइसोमरिज्म। डू एल्किल हैलाइड्स एग्जिबिट पोजीशन आइसोमरिज्म? यस, यस, आंसर इज यस। हम एक काम करते हैं, मैंने 3 कार्बन ड्रॉ कर दीजिए, क्लोरीन लगा दिया, नाम बताइए। और क्लियर करिए। हाँ, प्रोपिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड। बट अभी रुक जाइए, ये दोनों नॉमेनक्लेचर सही है, बट दीज 2 नॉमेनक्लेचर्स आर नॉट रिप्रेजेंटिंग पोजीशन आइसोमरिज्म। With the help of name, you can guess the type of isomerism. In the position isomerism, there has to be reference of position of the functional group. हाँ, 1 chloropropane, correct, 1 chloropropane. नॉमेनक्लेचर आप दोनों का सही था, लेकिन अगर आइसोमर लिखने को आता तो गलत हो जाता। आइसोमर का नाम लिखने को आता तो नॉमेनक्लेचर अलग से पूछते तब तो नॉमेनक्लेचर सही था, लेकिन अगर यस नहीं, गलत हो गया। फिर 1 क्लोराइड प्रोवाइड, ये क्या अभी भी गलत है। इतना क्यों है? प्रोपिल 1 नहीं, देखिए अभी हम लोगों ने ये लिखा था आइड एंड प्रोपिल। क्लोरो की पोजीशन क्या जा रही है, तो 1 पे क्लोरो लगाइए ना। फिर 1 क्लोरो, नो, प्रोपेन 1। देखिए आर जब सफिक्स में आएगा तो क्या लिखेंगे? अभी तो लिखा हमने, यस, एल्केन लिखेंगे। तो 3 कार्बन को क्या कहेंगे आप? 3 कार्बन सफिक्स में प्रोपेन, प्रोपेन। तो आप इसको बोलेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, यस, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन। आप देखिए, हाँ बोले। प्रोपाइल 1 क्लोराइड नहीं, ओनली प्रोपाइल क्लोराइड। जब कॉमन सिस्टम में आप पोजीशन लगाते ही नहीं। पहली बात तो कॉमन सिस्टम में हम लोग नॉर्मल आइसो नियो वर्ड यूज करते हैं, और आपको प्रोपाइल 1 क्लोराइड अच्छा लग रहा है, लिखने का बहुत मन कर रहा है, तो आप लिखिएगा N प्रोपाइल क्लोराइड बस। अगर वो लिखने का मन कर रहा है तो, अगर कॉमन लग रहा है कि नहीं, कॉमन ने भी लिखते हैं, तो हो जाएगा नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। कॉमन सिस्टम में पोजीशन नहीं 1 2 3 नहीं लिखा जाता है, नंबरिंग किस में करते हैं? IPC में करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो हमको करना है वो पोजीशन आइसोमर कैसे पता लगेगा? इन द नॉमेनक्लेचर देयर मस्ट बी रेफरेंस ऑफ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। 1 2 3 पोजीशन तो बताइए, तभी तो पोजीशन आइसोमरिज्म को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमने इसका नॉमेनक्लेचर किया N प्रोपिल क्लोराइड, तो दिस नॉमेनक्लेचर इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म? चेन आइसोमरिज्म। बहुत अच्छा। N इज नॉर्मल, नॉर्मल आइसो, ये क्या बताता है? ये ब्रांचिंग बारे बताता है। तो ये तो चेन आइसोमरिज्म हो गया, चेन की इंफॉर्मेशन दे रहा है। नॉर्मल का मतलब है देयर इज नो ब्रांचिंग, इट इज अ स्ट्रेट चेन। तो डिपेंड करेगा, एक ही कंपाउंड है। अब तो ये भी आप एग्री करेंगे, सेम कंपाउंड कैन एग्जिबिट 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म आल्सो। सेम कंपाउंड, यही कंपाउंड पोजीशन भी कर सकता है, ये कंपाउंड चेन भी कर सकता है। हाँ, नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाएगा। अगर इसी कंपाउंड से हम कहते हैं कि राइट देयर चेन आइसोमर्स, N प्रोपिल क्लोराइड, दिस वन इज आइसोप्रोपिल क्लोराइड। अब सोचेंगे कैसे? देखिए जरा थोड़ा सा, यस, ये वाला कार्बन उठा के हम ऊपर लगा दें, इसको यहां लगा दें तो कोई प्रॉब्लम है क्या?
है तो इसी से अटैच ना, ये वाला कार्बन इसी कार्बन से तो अटैच है, यहाँ लिखें चाहे यहाँ लिखें, लेकिन जैसे यहाँ लिखेंगे तो आइसो बन जाएगा। ये देखिए CH3, ये CH3, और ये देखिए C, और यही C उठा के हमने ऊपर कर दिया, ये CH3, ये आइसो बन गया, और यहाँ मैंने Cl लगा दिया तो क्लोराइड हो गया, दिस बिकेम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो अगर चेन बताना है तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड, ये आइसोमर हो गया। और हम कह रहे हैं इसके पोजीशन आइसोमर बता दीजिए तो 1 क्लोरोप्रोपेन, दूसरा बोलिए 1 क्लोरोप्रोपेन एंड पोजीशन आइसोमरिज्म, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड विच कंपाउंड इज पोजीशन आइसोमर? 1, ये 2 क्लोरोप्रोपेन, करेक्ट। हाँ, 1 क्लोरोप्रोपेन का आइसोमर क्या होगा? पोजीशन 2 क्लोरोप्रोपेन। तो मतलब पोजीशन आइसोमरिज्म कैसी होती है? पोजीशन आइसोमरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय ओनली दोज कंपाउंड्स इन विच पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप कैन बी शिफ्टेड, कैन बी चेंज्ड। अब बताइए, डू एल्कोहल्स एग्जिबिट पोजीशन आइसोमरिज्म? एल्कोहल्स, यस। अरे कैसे? प्रोपेन 1 ऑल नहीं हो सकता क्या? 1 2 3, ये देखिए प्रोपेन 1 ऑल है, ये नहीं हो सकता क्या? ये प्रोपेन 2 ऑल वो तो गया, चेन कर रहा है ये। प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, देयर व्हाट टाइप? चेन आइस, पोजीशन देयर पोजीशन आइसोमरिज्म कर तो रहा है। कुछ नहीं, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, रटने से नहीं आएगा, वो प्रैक्टिस करके आएगा, ठीक है। तो 2-3 हमने किए। एल्डिहाइड में होता है कि नहीं होता? नहीं होता। एसिड में नहीं होता, एल्कोहल में होता है, एल्केलाइट होता है, अभी किया हम लोगों ने। एल्कोहल में होता है, एल्कीन में होता है, अल्काइन में होता है, ठीक है। डेफिनेशन नोट करी पहले। हाँ, कीटोन में होता है, एल्डिहाइड में नहीं होता है, राइट। पोजीशन आइसोमरिज्म अराइजेज, पोजीशन आइसोमरिज्म अराइजेज, पोजीशन आइसोमरिज्म अराइजेज due to difference in positions, due to difference in positions of functional groups in the chain of compounds, in the chain of compounds, in the chain of compounds, in the chain of compounds. Then example, now stop writing. 2-3 लोग आज नए हैं, थोड़ा सा देखिए, पहले थोड़ा सा रिपीट करते हैं। ये दिव्यांशु देखिएगा बेटा, हमने एल्कोहल लिखा और इस एल्कोहल का H उठा करके यहाँ से यहाँ कर दिया, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब H को इधर किया मैंने, 700 देखिएगा बेटा, तो ये हो गया RH-O। अच्छा, इसको पहचान पा रहे हैं क्या? RH को, ये क्या होता है? RH। जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो एल्किल बनता है, ये ठीक है। तो उसी का उल्टा करते हैं, जब किसी एल्किल में एक हाइड्रोजन ऐड कर दें तो एल्केन बन जाएगा, तो मतलब ये एल्केन होता है RH। किसी, मैंने एकदम सिंपल सा था, व्हेन वी रिमूव 1 हाइड्रोजन फ्रॉम एनी एल्केन इट बिकम्स अल्काइल, तो व्हेन वी ऐड 1 हाइड्रोजन इन एनी एल्किल इट बिकम एल्केन। तो ये RH क्या है? एल्केन है, RH एल्केन है। इसका मतलब कि एल्केन में अगर एक ऑक्सीजन ऐड कर दे तो एल्कोहल हो जाता है। ये समझ में आया? ये कॉपी पे लिखे, वर्ड्स पे लिखे, एल्केन प्लस O। ये शीट देखिए, पेज नंबर 1 निकालिए, अब ये समझ में आएगा आपको। जहाँ पे डेफिनेशन थी आइसोमरिज्म की, उसके नीचे जो नोट लिखा है उसके नीचे पहला वाला देखिए, एल्केन प्लस O इज इक्वल टू एल्कोहल ईथर। अब आपको समझ में आएगा, एल्केन प्लस O इज इक्वल टू एल्कोहल। और ईथर क्यों? बिकॉज एल्कोहल एंड ईथर्स आर आइसोमर्स, ठीक है। कॉपी में लिखे, एल्केन प्लस O, एल्केन प्लस O इज इक्वल टू एल्कोहल ऑब्लिक ईथर।
ऑब्लिक ईथर का मतलब क्या है, बिकॉज एल्कोहल एंड ईथर आइसोमर होते हैं, अभी रट लेते हैं, अब इसको रट लेते हैं कि एल्कोहल ईथर आइसोमर होता है। कैसे पता, अभी आगे करके देखेंगे। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, दोनों का स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है, तो दोनों आइसोमर होते हैं। एल्केन प्लस ओ एल्कोहल होता है, ये समझ आया सबको। तो हम एक काम करते हैं, कोई भी एल्केन लिखते हैं, जैसे हमने लिखा C3 के साथ कितना हाइड्रोजन आएगा एल्केन में, 8 आएगा, तो हो गया C3H8। अब क्या हो गया, यहां ये प्रोपेनॉल हो गया, पहले प्रोपेन था। C4H10 दिव्यांशु क्या है, ब्यूटेन। ये क्या है, ब्यूटेनॉल। मजा आ रही है। एल्केन में एक ऑक्सीजन ऐड कर दिए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से वो एल्कोहल बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। तो अब जरा हम इसी को करते हैं। अब ये तीनों आपको समझ में आ जाएंगे, घर पे जाके इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा, पूरा एक्सप्लेनेशन उसमें है। एल्कीन प्लस ओ, एल्कीन प्लस ओ, दिस इज एल्डिहाइड एंड कीटोन हो जाता है। देखिए जैसे हमने क्या कर लिया, कोई भी एल्डिहाइड आप ले लीजिए, कोई भी एल्डिहाइड मैंने ले लिया, देखिए CH3CHO लिया और इसको कंडेंस किया मैंने। कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। तो ये एल्कीन नहीं नजर आ रहा है, और ऑक्सीजन कितना, एक ही तो है, तो ये एल्कीन प्लस ओ हो गया, दिस बिकेम एल्डिहाइड कीटोन। फिर मैंने दूसरा लिया, देखिए CH3COOH, कार्बन कितना, 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितना, 4 हाइड्रोजन, क्या है C2H4, एल्कीन है, एल्कीन है, ऑक्सीजन कितना, तो ये एसिड हो गया। तो अब ये जो लिखा है तीनों आपको समझ में आएगा। एल्केन प्लस ओ इज एल्कोहल ईथर, एल्कीन प्लस ओ इज एल्डिहाइड कीटोन, एल्कीन प्लस 2 ऑक्सीजन, दिस इज एसिड एंड एस्टर, एसिड एंड एस्टर। तो अब इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए बेटा, जैसे हमने ये किया C3H6, अगर O कर दिया तो ये क्या है, हाँ C3H6O, C3H6O एल्डिहाइड, बहुत अच्छा, एल्डिहाइड कीटोन है। C3H6O2, दिस इज एसिड एस्टर, दिस इज एसिड और एस्टर। C3H8O एल्कोहल। अब प्रैक्टिस करिएगा, मेरा बताना मेरा काम है, प्रैक्टिस करना आपका काम है, ठीक है। CH4O क्या है, एल्कोहल, CH4O इज मेथनॉल, CH4O इज मेथ। जितने कार्बन, जैसे हमने कहा कि हमको प्रोपेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए, प्रोपेनॉल हाउ मेनी कार्बन्स, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन से एल्केन बना लीजिए। C3H8 एक ऑक्सीजन लाके अटैच की कंपाउंड बन गया। हम कहें प्रोपेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ज्यादातर बच्चे क्या बोलेंगे, हम करें प्रोपेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ज्यादातर बच्चे क्या बोलेंगे, C3H7OH, C3H7OH। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है यार। OH लगा है तो क्या 11th के बच्चे को पूछेंगे ये क्या है, अरे कोई बताएगा अल्कोहल है, 11th के बच्चे को OH पूछेंगे OH क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा तब तो क्वेश्चन बनेगा। तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की प्रैक्टिस करना है। जितने मैंने 6 कंपाउंड अभी समराइज कर दिया आपको, एल्कोहल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, एसिड एस्टर। अब इसको रटना नहीं है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में चल रहे हैं। पहला एग्जांपल लिखिए, 3 कार्बन के एल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने आप लिखिए, 3 कार्बन के एल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए। हाँ बहुत अच्छा लिखिए, नहीं गलत हो गया यार, H8O हो गया, लिखिए C3H8O। अब इसके 2 पोजीशन आइसोमर बनाने हैं, C3H8O, C3H8O 2 पोजीशन आइसोमर। एक बार OH को 1 पे लगा दीजिए, तो हमने ऐसे किया 1 2 3, OH को लाके 1 पे लगा दिया तो हो गया प्रोपेन 1 ऑल,
प्रोपेन 1 ऑल, और बैलेंस कर दीजिए CH3 CH2 CH2OH। फिर नाम लिखिए प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। फिर दूसरा आइसोमर कैसे बनाए? हाँ, OH की पोजीशन 2 पे कर देते हैं। हाँ बोलिए, एक धीरे धीरे बोलिए, हम लिखते हैं CH3 CHOH CH3। बहुत अच्छा, नाम लिखिए सब लोग, प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल CH3 CHOH CH3, प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। फिर सेकेंड एग्जाम्पल लिखिए, सेकेंड एग्जाम्पल करिए। सेकेंड एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए C4H8। व्हाट इज दिस? एल्कीन। बहुत अच्छा, C4H8 इज एल्कीन। पहला आइसोमर डबल बॉन्ड 1 पे लगा दीजिए, 4 कार्बन की एल्कीन है, नाम क्या? ब्यूट 1 इन हो गया, दिस बिकेम CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो हो गया ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। फिर साथ साथ दूसरा बता दीजिए, ब्यूट 1 इन हो गया, दूसरा ब्यूट 2 इन हो जाएगा बस। तो डबल बॉन्ड उठा के 2 पे लगा दीजिए, तो फॉर्मूला कोई बोले CH3 CH, बहुत अच्छा, CH डबल बॉन्ड CH देन CH3, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन। बस अगली हेडिंग करके छोड़ दीजिए। नंबर 4 देखिए कौन सा है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बस हेडिंग करके छोड़ दीजिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फिर अगले टर्न पे कंटिन्यू करेंगे हम लोग।